हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस में। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, उसी में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हम क्या करें, कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अंदर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जो मतलब अगर कोई कैपेसिटर की प्लेट है, उसके अंदर में क्या भर दिया जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाए, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर की ये प्लेटें हैं इस तरह से। कैपेसिटर की प्लेटें, आपकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी उतनी क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है। अगर मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट पर अगर मान लीजिए प्लस सिग्मा है और यहाँ पे मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, माइनस सिग्मा के इक्वल है, और इसके अंदर में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे वैक्स है, पेपर है, मिका है, इस तरह से इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी ये प्लेट जो है निगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो इस तरह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। अब जब इसके अंदर में आप किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भरोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होगा वो पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड होने का मतलब जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा उस मटेरियल में जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो तो इस साइड में निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो उसमें उपस्थित निगेटिव चार्ज होगा वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से उस मटेरियल का पोलराइजेशन हो जाएगा। तो पोलराइजेशन के बाद में इधर जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है उधर तो निगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और जो निगेटिव प्लेट है उस साइड में जो है आपके पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसमें अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एग्जांपल के लिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। लेकिन जो ये प्लेट है आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या कोई भी कैपेसिटर हो इस तरह से, तो इस प्लेट के नजदीक में जो चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे ये निगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो मान लीजिए किसके इक्वल है, यहाँ पे तो माइनस सिग्मा पी हो गई डेंसिटी, और इधर क्या हो गई, प्लस सिग्मा पी हो गई। तो ये जो होगा, ये प्लेट के साइड में जो चार्ज इकट्ठा होंगे ये न्यूट्रलाइज्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, तो इसके कारण एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो इन प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो अगर हम स्टार्टिंग की केस लेते हैं कि जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं भरा था, तो उस कंडीशन में अगर हम वैल्यू लिखते हैं किसकी, E की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। जब इस कैपेसिटर के अंदर में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में जो E की वैल्यू आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगी। लेकिन जब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर देंगे तो जो इसमें प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मींस EP की वैल्यू जो आएगी वो क्या लिख सकते हैं आप, सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जब इसके अंदर कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था तो सिग्मा अपॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी वो तो वेक्टर E के इक्वल है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये EP इसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अगर हम उसकी वैल्यू मान लेते हैं, अगर वो E1 के इक्वल हो, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेते हैं तो वेक्टर E
इज इक्वल टू किसके आ जाएगा आपका, यहां आप लिख सकते हो किसके, ई वेक्टर माइनस ईपी वेक्टर। तो इसकी जगह पे आप अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखें तो E1 इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है E माइनस ईपी। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी E1 इज इक्वल टू E की वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हो E1 इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मान लीजिए इक्वेशन थर्ड हो गया आपका। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रिजल्टेंट वैल्यू जो आ रही है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की इस तरफ है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो किस तरह से हो रही है, माइनस हो जा रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, माइनस हो जा रही है। तो इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई। और हमें पता है according to definition of dielectric constant, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन के हिसाब से लिखें तो E1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है किसके, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन। E1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं E अपॉन में एप्सिलॉन R के, E1 इज इक्वल टू E अपॉन में एप्सिलॉन R। E की जो वैल्यू है वो उस कंडीशन की है जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं भरा हो। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो E1 इज इक्वल टू E की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू एप्सिलॉन R। लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अगर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखो तो यहाँ पे E1 ये भी है, E1 ये भी है, तो ये वैल्यू जो आएगी, ये इतनी वैल्यू इस वैल्यू के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मींस हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R। इसको इधर कर दें तो वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R इज इक्वल टू सिग्मा P। इसमें सिग्मा कॉमन लिया जा सकता है, सिग्मा को अगर हम कॉमन लेंगे तो सिग्मा कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R, ये इज इक्वल टू हो गया किसके, सिग्मा की P के। लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। इस तरह से जो प्रोड्यूस्ड यहाँ पे प्रोड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा P की वैल्यू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R के इक्वल आएगी। जो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड मोमेंटम डेवलप होगा, प्रोड्यूस्ड मोमेंटम की अगर हम वैल्यू ज्ञात करें तो वो सरफेस प्रोड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। मींस अगर हम वैल्यू लिखते हैं वेक्टर P की, तो वेक्टर P इज इक्वल टू फॉर्मूला किसके होता है, काई E इंटू E1। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी जा सकती है मॉड ऑफ वेक्टर P इज इक्वल टू मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं काई E इंटू, और E1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, E1 की वैल्यू हमने ज्ञात किया है, कितना आया था E1 का मान, यह है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी होगी, सिग्मा P के इक्वल होगी। ठीक है, ये वैल्यू जो मोमेंटम की वैल्यू जो क्रिएट होगी वो प्रोड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी उसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी, इसको जो है हम लिख सकते हैं किस तरह से, यहाँ जो सिग्मा P की वैल्यू आई है ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, इसको 6 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6
बी गेट। तो इक्वेशन 5 और 6 से क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू काई ई इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू काई ई के। इसको अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करें हम, या एप्सिलॉन नॉट को इस तरह से बाहर ही रहने दें एप्सिलॉन नॉट को, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का एप्सिलॉन आर से डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू काई ई। तो ये इक्वेशन आपका इस तरह से आ गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी की जो वैल्यू आएगी काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 इसके इक्वल आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी के इक्वल होगी। तो अगर हम क्या करेंगे, कोई आपका कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अंदर हम क्या करेंगे, अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो उसके डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देने से उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने से वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होने से उसका कैपेसिटेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। मींस हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट ये प्राप्त होता है कि अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भरते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भरने के कारण जो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने से वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, और पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। अर्थात हम अगर किसी कैपेसिटर के अंदर में कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं तो उसको भर देने से उसके हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।